हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम कंटिन्यूटी की शुरुआत कर रहे हैं। हम देखेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यू कब कहलाता है। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको फंक्शन में कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन बताई थी। क्या बोला था कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए विदाउट लिफ्टिंग पेन बना पाते हैं तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू कहलाएगा। तो ये तो लेमन डेफिनेशन होगी, बेसिक डेफिनेशन। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यू कब कहेंगे? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। क्या बोला मैंने? कि हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यू कब कहेंगे? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब LHS इक्वल टू RHS आएगा और जो कि फाइनाइट होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट की जो वैल्यू आई वो इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। और लिमिट निकालना तो हमें आता है, बस अब लिमिट की वैल्यू निकालना है और उसे कंपेयर करना है उस फंक्शन की वैल्यू से। कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कि वो फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं। तो अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है या नहीं। कैसे बताएंगे? पहले हम लिमिट चेक करेंगे x टेंडिंग टू 0 पर कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसे कंपेयर करेंगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू से। यदि इक्वल आता है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यू है, इक्वल नहीं आता तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 पर और एक फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा? यहाँ पर है x टेंडिंग टू 0 और मैंने आपको बताया था x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 0। या तो होगा x 0 प्लस या फिर 0 माइनस। तो कौन सा फंक्शन आएगा? फंक्शन आएगा 1 प्लस 3x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब लिमिट के क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है? चेक करना कि कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो x की वैल्यू 0 रखा तो क्या आया? 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूला था e की पावर, कॉपी पेस्ट कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1 होता है। तो f ऑफ x क्या है यहाँ पर? 1 प्लस 3x माइनस 1 इंटू जो पावर में वो इंटू में आ जाता है। क्या होगा? ये 1 से 1 जाएगा, ये 3x बचा तो x से x चला जाएगा। फाइनल आंसर क्या हुआ? e की पावर 3। तो लिमिट की वैल्यू आई e की पावर 3। f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अब ये देखो, तो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू है e की पावर 3, जो कि दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए ना, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। समझ आए क्वेश्चन? कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं? तो एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है या नहीं। तो पहले हम लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर x। पहले चेक करिए कौन से फॉर्मेट में है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो ये 1 हो गया, ये ऊपर इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट है। तो फॉर्मूला लगाइए e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1 होता है, मतलब cos x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x मतलब cot स्क्वायर x। अब कैसे सॉल्व करें? तो अब इसे बदलो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है cos x माइनस 1 और हमें पता है कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है 1/2। अब ये कब क्लिक होगा? जब आपको याद होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद करना है, ठीक है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लिक होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस कॉमन लिया तो क्या आया? 1 माइनस cos x अपॉन 1 इंटू ये cot स्क्वायर x को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा? 1 अपॉन tan स्क्वायर x। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए किस चीज़ का डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिख गया होगा कि ये बन गया 1/2
और ये बन गया 1। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आ गया e की पावर -1/2। ये आया हमारा लिमिट की वैल्यू। और फंक्शन की वैल्यू क्या है f ऑफ 0 पर? तो वो भी है e की पावर -1/2, ये दिया हुआ, जो कि दोनों इक्वल है। मतलब हम कहेंगे कि ये फंक्शन भी कंटिन्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रिवर्स क्वेश्चन है। हमें बताया कि फंक्शन कंटिन्यू है और हमें a इंटू बी की वैल्यू बताना है। अब फंक्शन कंटिन्यू मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो पहले लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है? e की पावर x -1 की पावर q कोसिक x, कोसिक x नहीं, कोसिक ax अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले दिख रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सजाना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिखा हुआ है? e की पावर x -1 की पावर 3 अपॉन 1 इंटू, ये कोसिक x को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा? 1 अपॉन साइन ax। ये तो हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब थोड़ा सजाओ, कैसे सजाएंगे? e की पावर x -1 अपॉन x होता है 1, लेकिन यहाँ पर इसका क्यूब है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब साइन में देखो, साइन 1 अपॉन साइन ax है, तो ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड हो गया। अब नीचे आते हैं, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बस अब दिख गया होगा, क्या दिखा? कि ये बन गया, क्या बन गया? 1, ये भी बन गया 1 और ये भी बन गया 1। तो अब क्या क्या बचा? अब बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या क्या बचा? यहाँ ऊपर है एक्स क्यूब अपॉन ax और एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा? ax क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a। ठीक है, लिमिट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a। अब ये कंटिन्यूस है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? और फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 0 पर b, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 1 अपॉन a इक्वल टू b। हमें a इंटू बी की वैल्यू बताना है, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा? 1। a इंटू बी की वैल्यू आ गई 1। समझ गए? तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं। एक फंक्शन दिया है x लेस देन 0 पर, एक फंक्शन दिया है x ग्रेटर देन 0 पर, और एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 0 पर। हमें बोला है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है और हमें a की वैल्यू बताना है। अब कंटिन्यू है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है LHS इक्वल टू होगा RHS के, जो कि इक्वल होगा f ऑफ 0 के। जब हम LHS निकालेंगे तो कौन से फंक्शन का यूज होगा? LHS मतलब 0 पर निकालना है, तो 0 माइनस मतलब x लेस देन 0, मतलब ये फंक्शन का यूज होगा LHS में। और जब हम RHS निकालेंगे मतलब 0 प्लस 0 ग्रेटर देन हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, तो जब हम RHS निकालेंगे तो इस फंक्शन का यूज हो। तो जब दोनों बराबर ही आना है, LHS इक्वल टू RHS क्योंकि कंटिन्यू है, तो हम इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का यूज करेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी f ऑफ 0 के, और f ऑफ 0 a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन दिखने का बड़ा है लेकिन है छोटा, तो हम पहले LHS निकालते हैं। हम ये वाला फंक्शन देखेंगे। LHS क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 4x है ना, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 1 माइनस कॉस ऑफ डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर। जब डब्बा टेंडिंग टू 0 हो तो ये क्या हो जाता है? 1/2। तो दिख गया होगा कि ये बन गया 1/2। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? लिमिट की वैल्यू आई 16/2 मतलब 8। तो लिमिट की वैल्यू मतलब LHS की वैल्यू आई है। LHS की वैल्यू ये है, RHS की वैल्यू भी यही आना है क्योंकि कंटिन्यू है, और यही वैल्यू आना है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। आसान था, लेकिन आप एक बार RHS भी निकालेंगे। RHS कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा क्यों रहा हूँ,
क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आए और बोले कि इसकी लिमिट बताओ, या फिर इतना क्वेश्चन आए और बोले कि इसकी लिमिट बताओ, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो RHS निकालते हैं। अब RHS में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। गाना याद आ गया होगा, रूट दिखे तो कर दो रैशनलाइज, तो क्या आएगा रूट एक्स इंटू ऊपर आएगा रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 16, तो ये कट गया -16 से 16। अब यहाँ अकेला रूट एक्स बचेगा, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा ऊपर नीचे, और लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये बाहर आएगा 4 के साथ, तो ये आ गया 8। तो देन दोनों वैल्यू इक्वल है ना, LHS इक्वल टू RHS, जो कि इक्वल होगी f ऑफ 0 के, f ऑफ 0 a है, a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो रियल क्वेश्चन बताओ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यू है एट x इक्वल टू 0 पर, और हमें वैल्यू निकालना है 6a प्लस बी स्क्वायर की। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, x लेस देन 0 वाला। तो फंक्शन लिखिए 1 प्लस मॉड साइन एक्स की पावर 3a अपॉन मॉड साइन एक्स। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, तो x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ रहा, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट आ गया। फॉर्मूला लगा दो, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x -1 होगा, तो -1 से ये 1 हट जाएगा, क्या बचेगा मॉड साइन एक्स इंटू 3a अपॉन मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स से मॉड साइन एक्स कट जाएगा, क्या आएगा आंसर e की पावर 3x। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि मॉड साइन एक्स, ये मॉड खुलेगा किसके साथ, मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। वो तो ऊपर नीचे इसलिए कट गया तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अकेला यदि ऊपर होता या अकेला नीचे होता था तो मॉड खुलता नेगेटिव के साथ, क्योंकि हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी 0 पर। ठीक है, जैसे इसे एक बार ग्राफ में भी देख लो, जैसे ये ग्राफ है साइन एक्स का, 0 से जाएगा, ये साइन एक्स का ग्राफ, हम 0 माइनस पे निकाल रहे हैं। 0 माइनस पर फंक्शन कहाँ डिफाइन है, नेगेटिव वाई पर, नेगेटिव वाई पर है, इसलिए मॉड 0 माइनस पे खुलता है नेगेटिव के साथ। ठीक है ना, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में y की वैल्यू होती है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वाई में है ना, इसलिए मॉड खुलता है पॉजिटिव के साथ। हालांकि ये एडिशनल जानकारी दे दी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है लिमिट में, तो ये देखना है कि मॉड खुलेगा किसके साथ। ठीक है ना, तो यहाँ तो ऊपर नीचे इसलिए कट गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई e की पावर 3। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है e की पावर cot 4x अपॉन cot 2x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए cot को 10 में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा e की पावर, ये cot ऊपर चल जाएगा तो क्या आएगा 10 2x अपॉन 1 इंटू, और ये cot नीचे जाएगा तो 1 अपॉन 10 4x, और लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लो, इसमें 2x का डिवाइड 2x का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4x है तो 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड, तो दिख गया होगा, ये बन गया 1 और ये बन गया 1, क्या बचा e की पावर 2x अपॉन 4x, मतलब e की पावर 1/2, e की पावर 1/2, ये आ गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट e की पावर 3x है, तो लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पर e की पावर 3a इक्वल टू आया e की पावर 1/2 से, और जो कि इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, जो कि है b। तो a की वैल्यू दिख गई होगी, a की वैल्यू इनसे आ जाएगी कंपेयर करने पर कि 3a इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही 1/6, a की वैल्यू 1/6 और b की वैल्यू है e की पावर 1/2। हमें निकालना है 6a माइनस a स्क्वायर की, 6a माइनस b स्क्वायर की वैल्यू, ये निकालना है 6a माइनस b स्क्वायर की। तो वैल्यू रखने पर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस e,
तो आंसर आ गया 1 माइनस ई। अब वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, हालांकि करना आसान है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आए कि इसकी लिमिट बताना है या फिर इसकी लिमिट बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर बता दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। वैसे आ भी सकता है क्योंकि इतना टफ नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब उन क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए। आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यू है, हमें k की वैल्यू बताना है। तो पहले लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन क्या है x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो 0/0 दिख गया होगा, तो LH रूल लगा दो, 5x की पावर 4 अपॉन 1, वैल्यू रख दो x इक्वल टू 2, तो क्या आ रहा है 16 × 80। आंसर आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 80, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें बोला है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर सतत है, मतलब कंटिन्यू है, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर 11 है। हमें a और b की वैल्यू बताना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, x लेस देन 0 वाला, तो 5ax माइनस 2b। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, डायरेक्ट वैल्यू से ही आंसर आएगा, तो 5a माइनस 2b, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5a माइनस 2b। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ऊपर वाला फंक्शन आएगा 3axb, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए 3a प्लस b। अब कंटिन्यू है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा, और दोनों की वैल्यू बराबर होगी 11 के, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है 11 है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, 3a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब दोनों को सॉल्व कर दो, इसमें मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो क्या आएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। ऐड कर दो 11a इक्वल टू 33, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये 15 उधर जाके -4, तो b की वैल्यू आ गई 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन कर दो, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यू है, हमें k की वैल्यू बताना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, कौन सा फॉर्मेट है, log 1 होता है 0, तो 0/0 वाला हो गया, LH रूल लगा दो, तो 1/x अपॉन 1, और लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 1, वैल्यू रखा तो आया 1, k की वैल्यू आ गई 1, आंसर सी। बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं ना, तो अपने नोट पे लिख लेना है। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं इन इट्स डोमेन। जैसे ये फंक्शन 1/x माइनस 1, अब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, सिर्फ 1 पर डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह डिफाइन है, तो इसका डोमेन हो गया ये। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यू होगा इन इट्स डोमेन, वो अपने डोमेन में कंटिन्यू होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन 1/x, ये फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर -0, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/x कंटिन्यू होगा अपने डोमेन में, ठीक है। लेकिन यदि कोई बोलता है कि 1/x माइनस 1 ये फंक्शन बताओ कि x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, तो x इक्वल टू 1 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। ऐसे 1/x x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके बोलने के सही है कि ये फंक्शंस कंटिन्यू होंगे अपने डोमेन में, और जहाँ पर डिफाइन नहीं है, जैसे ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है तो वहाँ डिसकंटिन्यू होगा, और 1/x x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है इसलिए वहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूटी की बात होती है तो कंटिन्यूटी की बात होती है इन इट्स डोमेन, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन क्या होता है और किसी फंक्शन का डोमेन कैसा निकालते हैं,
इस चीज़ के लिए आप इनइक्वालिटी वाली प्लेलिस्ट पर जाइए और उसकी सेकेंड नंबर वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालता है ये बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट फंक्शंस आर कंटिन्यूस। पॉइंट फंक्शंस जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है जो सिर्फ किसी एक पॉइंट पर ही कंटिन्यू है, मतलब x इक्वल टू 2 पर उसकी वैल्यू आ रही है 4, बस इसी पॉइंट पर कंटिन्यू है, ना उसके पहले ना उसके बाद, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यू है। पॉइंट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन सिर्फ x इक्वल टू 1 पर ही डिफाइन है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रखेंगे तो किसी न किसी रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये सिर्फ x इक्वल टू 1 पर ही डिफाइन है, ठीक है। और ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ही डिफाइन है, बाकी कोई दूसरा नंबर रखेंगे तो किसी न किसी एक रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आपको बस याद रखना है कि पॉइंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। थर्ड पॉइंट है इनवर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। मतलब कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यू है तो उसका इनवर्स भी डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का और ये ग्राफ है एफ इनवर्स एक्स का। तो देखिए ये जब डिसकंटिन्यू होगा तो ये भी डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। आपको मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि किसी फंक्शन का ग्राफ और उसका इनवर्स का ग्राफ दोनों सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द y इक्वल टू एक्स लाइन। तो देखिए ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का और ये ग्राफ है एफ इनवर्स एक्स का, तो दोनों सिमेट्रिक हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है जो मैंने आपको उस टाइम बताया था। अब हम देखते हैं रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो उसके पीछे के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पहले बताइए कि फंक्शन कंटिन्यू कब होता है। कंटिन्यू होता है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स टेंडिंग टू ए और उसकी वैल्यू इक्वल आती है फंक्शन की वैल्यू के एट एक्स इक्वल टू ए। यही कंडीशन होती है कंटिन्यू होने की। अब डिसकंटिन्यू कब का हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, तो पहला केस तो ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, वो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर वो इक्वल नहीं आ रही फंक्शन की वैल्यू के। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे। ये तीन कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ रहे, और थर्ड केस ये हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू ना आए, ठीक है ना। तो एक एक करके तीनों कंडीशंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है ऐसा, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यू होता है। तो यदि हम किसी भी इंटीजर पे लिमिट निकालना चाहेंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि जैसे हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर वो इक्वल नहीं आ पा रही फंक्शन की वैल्यू के। जैसे ये देखिए, इसे देखते हैं। जैसे पहले हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई बाय 2 एक्स। चेक करिए किस फॉर्मेट में है, तो ये 0 इंटू 10 पाई बाय 2 होता है इनफाइनाइट, तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 0 बाय 0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में चेंज करते हैं। तो चेंज करने पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, 10 पाई बाय 2 को नीचे ले जाते हैं, तो क्या आएगा कॉट पाई बाय 2 एक्स। अब ये 0 बाय 0 फॉर्मेट में चेंज हो गया। LH रूल लगा दो। लॉपिटल कैसे लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो -1 अपॉन कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स की जगह पे है पाई बाय 2 एक्स। चेन रूल लगेगा, पाई बाय 2 एक्स का क्या होगा पाई बाय 2। अब वैल्यू रख दो तो क्या आ रहा है
माइनस माइनस से माइनस तो जा रहा है, ठीक है, तो +1 अपॉन कोसिक पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, और नीचे है पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/पाई। और फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, f(1) पर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 2, तो दिख गया होगा दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। और किस कंडीशन के कारण, कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर वो इक्वल नहीं आ पा रही फंक्शन की वैल्यू की, ठीक है। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, कि फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे। जैसे यदि हम x = 1 पर निकालना चाहे इस फंक्शन की वैल्यू, तो क्या आएगा 1/1 - 1, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है एट x = 1 पर, ठीक है। तो 3 केस हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हमसे बोला है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है एट x = 0, लेकिन डिसकंटिन्यू क्यों है वो रीज़न हमें बताना है। और अभी हमने 3 रीज़न पढ़ के आए, तो उसमें से कौन सा रीज़न यहाँ पे होगा, पहले हम चेक करेंगे लिमिट। देखिए ये क्वेश्चन जो फंक्शन दिया हुआ है ये मॉड वाला है, और मैंने आपको बोला जैसे ही मॉड वाला फंक्शन आए आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव के साथ खुलता है कभी पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव के साथ कब खुलता है, जब x हम <0 देते हैं, पॉजिटिव के साथ कब खुलता है, जब x <0 देते हैं। और यहाँ पर हमें 0 पर ही निकालना है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब <0 हो गया, तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, तो क्या आएगा फंक्शन -x/3x² - 5x। अब x कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा, -x कॉमन ले लेते हैं, -x कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे x कट जाएगा, तो 1/5 - 3x, यही आएगा। अब x की वैल्यू रख दो, क्या आएगा 1/5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1/5। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस मतलब हम दे रहे हैं इनपुट x > 0, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, तो x/3x² - 5x, ऊपर नीचे x कॉमन है वो काट देते हैं, तो क्या आएगा 1/3x - 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 1/-1/5। तो देख पा रहे होगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें बोला है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर वो इक्वल नहीं आ रही फंक्शन के, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो आ रही है, मतलब ये भी नहीं। सी है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हाँ यही हमारा आंसर है सी। और डी बोल रहा है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही, पर हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर है। देखिए बुक में लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है ए, क्या दिया है ए, लेकिन हमने अभी देखा कि इसका रीज़न क्या है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये गलत आंसर। ठीक है, यदि आपने बुक में देखा है कि इसका आंसर है तो वो गलत है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में बताया था कि लीनियर फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या क्यूबिक फंक्शन हो या डिग्री 4 वाला फंक्शन हो, ये सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि यदि कोई रैशनल फंक्शन आ जाए, रैशनल फंक्शन मतलब PYQ के फॉर्म में, जैसे x-4/x-1, तो ये हर जगह कंटिन्यू होगा एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, मतलब ये हर जगह कंटिन्यू होगा लेकिन x = 1 पर कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। तो ठीक है, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यू होते हैं अपने डोमेन में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब हमें एक फंक्शन दिया होगा जो कि डिसकंटिन्यू होगा, पर हमें बताना होगा कि उसकी डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो इस चीज़ के लिए आपको बेसिकली ये टेबल याद होना चाहिए, और यदि आपको ये टेबल याद हो गया, समझ आ गया, तो आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, पहली रिमूवेबल, दूसरी नॉन रिमूवेबल। जब भी क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर, तो हमारा पहला काम होता है लिमिट चेक करना,
और यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम कहेंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब हम कहेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के भी कुछ सब टाइप्स हैं। पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखिए रिमूवेबल में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही, अब लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कब होगा? जब या तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, या फिर क्या हो सकता है कि लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट करी है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी लेकिन दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ये दो टाइप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दो टाइप लिखे हुए हैं, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट क्या है कि जब लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट करी है लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिसिंग हो गई, तो इसलिए कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसे ग्राफ से देख लो, जैसे यहाँ पर मैं ग्राफ लूँ ये वाला, तो ये ग्राफ हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का। इसमें देखिए 3 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4, 3 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4, लेकिन 3 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर बन गया सर्कल। समझ आ गया ये ग्राफ? तो ये ग्राफ हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का। अब आइसोलेटेड पॉइंट मतलब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन आइसोलेट हो गया, लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा ये। इसमें देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे लिमिट पर वैल्यू क्या है? लिमिट पर वैल्यू है 4, लेकिन फंक्शन की वैल्यू है 5। ये आइसोलेट हो गया, इसलिए ये ग्राफ हो गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसका नाम आइसोलेटेड ऐसे हुआ। ठीक है, अब ये हो गया रिमूवेबल। अब चलते हैं नॉन रिमूवेबल पर। नॉन रिमूवेबल में क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब लिमिट एग्जिस्ट कब कब नहीं कर सकती है? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि हमने LHS निकाला, उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आई, हमने RHS निकाला, उसकी वैल्यू भी कोई फाइनाइट वैल्यू आई, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ पाए, LHS नॉट इक्वल टू हो गया RHS। तो ये होता है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने LHS निकाला और RHS निकाला, इनमें से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, मतलब फाइनाइट वैल्यू ना आए, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, थर्ड है ऑक्सिलेटरी। ऑक्सिलेटरी में आपको ये याद रखना है कि इसमें लिमिट की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती है। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि लिमिट हैज नो फिक्स वैल्यू। ठीक है, ऑक्सिलेटरी में क्या होगा? लिमिट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो ये टेबल आपको समझ आ गया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहले काम हमारा क्या होगा? लिमिट चेक करना। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, और यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब हम कहेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब रिमूवेबल में देखते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी होने के, कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई पर फंक्शन की वैल्यू नहीं आ पाई, मिसिंग हो गई, तो उसे हम कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फंक्शन की वैल्यू भी आई, लिमिट की वैल्यू भी आई, लेकिन दोनों बराबर नहीं आए, तो फंक्शन की वैल्यू आइसोलेट हो गया, तो इसे कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब नॉन रिमूवेबल में क्या हो सकता है कि LHS की वैल्यू आई कोई फाइनाइट वैल्यू, RHS की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आई, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ पाए, तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि LHS या RHS में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। और एक और होता है ऑक्सिलेटरी, तो उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि लिमिट की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, इसलिए उसे ऑक्सिलेटरी कहते हैं। ये टेबल आपको याद हो गया, तो आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और बताइए टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले ये बताइए कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा। तो ये एट x = 1 पर डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि x = 1 पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने क्या बोला, पहला काम हमारा होता है लिमिट चेक करना। तो लिमिट निकालते हैं x टेंडिंग टू 1, तो क्या आएगा x - 1 9 - x² अपॉन x - 1। तो क्या x - 1 काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 है। अब वैल्यू रख दो, क्या आ रहा है 9 - 1 मतलब 8, लिमिट की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब रिमूवेबल में भी कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, आइसोलेटेड या मिसिंग पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है?
तो 1 पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये मिसिंग पॉइंट हो गया। तो ये कौन सी टाइप है? तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा मिसिंग पॉइंट। अब ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। पहले हम लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट हम किस पे चेक करेंगे? पहले बताइए फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा? तो ये x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, डिसकंटिन्यू होगा तभी तो हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो पहले पॉइंट कौन सा? x इक्वल टू 2 पर। तो लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 2 पर। तो इसे क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, अब वैल्यू रख दो तो क्या आ रहा है? 4। तो लिमिट की वैल्यू आ गई, मतलब ये रिमूवेबल है। अब ये रिमूवेबल है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो मतलब ये भी हो गई मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो रहा है? तो एट x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है। तो ये हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल में कौन से टाइप की है? एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो ये फिर से हो गई मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ, साइन के आगे मॉड लग गया। तो मॉड लग गया, मैंने आपको बोला मॉड आए तो सतर्क हो जाओ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकलेगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस, तो 0 माइनस पर मॉड खुलता है नेगेटिव के साथ, तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी -1। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो दिख गया होगा दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल में भी कौन सा टाइप की? फाइनाइट, इनफाइनाइट या फिर ऑक्सिलेटरी। तो ये फाइनाइट वैल्यू आई है, लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आई ना, तो ये हो गया फाइनाइट टाइप। टेबल याद है ना? ये देखिए, नॉन रिमूवेबल में यदि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आती है तो वो होता है फाइनाइट टाइप। ठीक, यदि इनफाइनाइट आ जाती कोई वैल्यू तो हम कहते हैं इनफाइनाइट। अब इस क्वेश्चन में हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या आएगा? 2 माइनस है मतलब 1.9999 अपॉन 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे क्या बना देगा? इसे बना देगा 1, तो 1/2 आंसर आ गया। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2.00001 अपॉन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे 2 बना देगा अपॉन 2, तो आंसर आ गया 1। दिख गया होगा ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल में भी कौन सा टाइप की है? तो फाइनाइट टाइप, क्योंकि दोनों वैल्यू फाइनाइट आई है, इसलिए फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है? 1/x²। तो x की वैल्यू 0 रखने पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आ रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये हो गया नॉन रिमूवेबल। और नॉन रिमूवेबल में भी कौन सा टाइप है? इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।